हम लोग लास्ट क्लास तक कौन सा परक्यूजिट पढ़ लिए थे? रेंट फ्री एकोमोडेशन पढ़ लिए थे हम लोग पूरा। उसमें किसी का कोई डाउट है? हाँ बोलो, कोई डाउट है उसमें किसी का? नहीं है? चलो आगे बढ़ रहे हैं। आज फटाफट 3-4 बड़े बड़े खत्म करने आज हम लोगों को। इंश्योरेंस प्रीमियम पेएबल बाय एम्प्लॉयर। अगर तुम्हारा बॉस तुम्हारे नाम का कोई इंश्योरेंस प्रीमियम बॉस पे कर रहा है, एनी सम पेएबल बाय एन एम्प्लॉयर shall be taxable perquisite in the hand of all employees whether it's paid directly or through a fund। तुम्हारा अगर कोई प्रोविडेंट फंड या सुपर एन्युएशन फंड में बॉस पैसा डाल रहा है, 3 बोला था हम कल भी ये नाम, पीएफ, सुपर एन्युएशन फंड और डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड। अगर ये तीनों में तुम्हारा बॉस पैसा डाल रहा है तुम्हारे नाम पे, तो वो एम्प्लॉय के हाथ में क्या होगा? टैक्सेबल परक्यूजिट। वो अलग बात है, तुमको उसका 80s में जाके डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर अलॉटेड और ट्रांसफर टू द एसएससी। कंपनी अपने एम्प्लॉय को ईसॉप दे रहा है। ईसॉप क्या होता है? तुम कंपनी के लिए कुछ बहुत बढ़िया काम करके दियो, स्वेट इक्विटी शेयर होता है वो। तुम कंपनी के लिए पसीना बहाए हो, तो तुमको कंपनी प्लान देता है कि तुम हमारी कंपनी का शेयर ले लो। तो तुम अगर कंपनी ऐसा तुमको कोई ऑफर दे रहा है, कंपनी तुमको अपना शेयर, स्क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर स्टॉक, अदर मार्केटेबल कोई सिक्योरिटी तुमको दे रहा है, या कोई डेरिवेटिव दे रहा है, या कोई म्यूचुअल फंड वगैरह दे रहा है अपनी कंपनी का, कोई यूनिट्स दे रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट स्कीम का, तो तुम्हारा कंपनी अगर तुमको कोई म्यूचुअल फंड वगैरह, शेयर्स वगैरह कुछ भी दे रहा है अपनी कंपनी का, इस नेचर का कोई भी नाम का, म्यूचुअल फंड स्कीम में बोलो, कोई भी नाम से इस तरीके का कुछ भी अगर देता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रहा है तुमको, या कोई और सर्टिफिकेट दे रहा है जो इसी सिमिलर नेचर का है, या फिर कोई और इंस्ट्रूमेंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर की है, ऐसा कोई सिक्योरिटी दे रहा है जिसमें तुमको राइट और इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये सब क्या होगा और क्यों दे रहा है? इसका भी 2 पॉइंट बनेगा। अगर तुमको ये सब सिक्योरिटीज दे रहा है, स्वेट इक्विटी शेयर मीन्स ऐसा 2 टाइप का बात होता है। ये स्वेट, ये तो वो ऊपर वाला, ये सब चीज दे रहा है किस नेचर में? स्वेट इक्विटी के नेचर में, कंपनी के एम्प्लॉइज को या डायरेक्टर को डिस्काउंट पे या अदर देन कैश में, बिना पैसे के। तो ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा एज एन एसएससी? जितना रुपया का तुमको मिल रहा है माइनस तुमसे जो रिकवर कर लिया जा रहा है, बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल। जितना रुपए का तुमको इंस्ट्रूमेंट्स मिल रहा है, जितना रुपया तुमसे रिकवर कर लिया जा रहा है, बैलेंस अमाउंट तुम्हारे लिए टैक्सेबल। ठीक है? हाँ सर। लेकिन तुमको अगर मान लो ये सब दे रहा है, कंपनी को तुम कोई नया टेक्नोलॉजी लाकर दे रहे हो, कोई नो हाउ या पेटेंट कॉपीराइट दे रहे हो, तुम कंपनी को कुछ अलग ऐसा कुछ बेनिफिट करा के दे रहे हो, तब फिर तुम्हारे लिए वो क्या होगा? एक तरीके से तुम अपना नो हाउ बनाए थे, वो कंपनी को बेचे, बदले में शेयर लिए, तो फिर वो तुम्हारे लिए कैपिटल गेन की तरह ट्रीट हो जाएगा। जो यहाँ पे लिखा है, इफ सच शेयर्स आर अलॉटेड और ट्रांसफर नॉट फॉर द अबव रीजन देन इट इज नॉट टैक्सेबल टू परक्यूजिट। अगर ऊपर वाले रीजंस के अलावा कोई और रीजन है, ऊपर जो पढ़े ना स्वेट इक्विटी वाला रीजन, तुम कंपनी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वगैरह दे रहे हो, तब तो ठीक है, तब तो ये परक्यूजिट है। लेकिन अगर इसके अलावा ये रीजन नहीं है, कोई और रीजन है, तुम कंपनी को कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रहे हो, उसके बदले में शेयर मिल रहा है, तब फिर वो कहाँ टैक्सेबल होगा? कैपिटल गेन में। मेरा 2 पॉइंट समझो। अगर तुम कंपनी को कोई नो आउट, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क करके दे रहे हो और उसके बदले में शेयर मिल रहा है, तो वो स्वेट इक्विटी कहाँ जाएगा तुम्हारा? परक्यूजिट में। ठीक है? लेकिन अगर तुम कंपनी को कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रहे हो,
और उसके बदले में कंपनी का शेयर मिल रहा है तो उसको परक्विजिट नहीं मानेंगे। एक तरीके से तुम तो अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को बेचे ही हो ना शेयर्स के बदले में। तुम्हारे पास एक रूम था, तुम कंपनी को दे दिए यूज करने के लिए और बदले में कंपनी तुमको अपना शेयर्स दे दिया। ये सैलरी नेचर का लग रहा है क्या फीलिंग में? बोलो, ये तुमको सैलरी नेचर का लग रहा है क्या? नहीं सर। नहीं सर। तो ये क्या लग रहा है? सर एक एसेट बेचे हैं जिसके बदले में कंपनी का शेयर मिला है, तो इसको क्या मानेंगे? एसेट बेचने को इनकम टैक्स की सेट में डालता है, कैपिटल गेन। ठीक है। हाँ, कुछ कंडीशन है। वैल्यू ऑफ एनी स्पेसिफाइड इक्विटी शेयर शैल बी कंसीडर्ड एज परक्विजिट इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सच इक्विटी शेयर्स आर allotted or transferred after 1/4/2009. Such securities or equity shares are allotted or transferred to the employer by the employer directly or indirectly. Such shares are allotted or transferred free of cost or at a concessional rate. ये 3 कंडीशन होगा तभी ये परक्विजिट मानेंगे। तुम्हारा प्रेजेंट या पुराना एम्प्लॉयर दे रहा है तुमको 1/4/2009 के बाद दे रहे हैं और कम रेट पे या फ्री रेट पे दे रहे हैं, तभी ये परक्विजिट में टैक्सेबल होगा। सर शेयर का दाम क्या लें? बेटा फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू लेस तुमसे जो अमाउंट एक्चुअली रिकवर किया गया, यानी जो एम्प्लॉय पे कर रहा है माइनस कर दो, आ जाएगा परक्विजिट। यानी फेस वैल्यू से तुमसे जो रिकवर हो रहा है वो माइनस नहीं करेंगे। हम फेस वैल्यू नहीं बोल रहा है, हो सकता है शेयर का फेस वैल्यू तो 10 रुपये है, लेकिन आज के दिन उसका मार्केट वैल्यू 310 रुपये है। तुमको कंपनी बोला लो 250 रुपये में ले लो, तो तुमको कितना बेनिफिट हुआ? 310 का शेयर मिला, तुमसे कितना रिकवर किया गया? 250, तो तुम्हारे लिए 60 रुपया पर शेयर टैक्सेबल परक्विजिट। ठीक है। हाँ सर। सर और ये ऑप्शन है। ऑप्शन का मतलब क्या होता है? मतलब ये शेयर तुमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये ऑप्शनल है, तुम लेना चाहते हो या नहीं। ये स्वेट इक्विटी कंपलसरी नहीं होता। भैया तुमको लग रहा है मार्केट में और कम दाम है या और गिरेगा इस कंपनी का शेयर, तो मत लो, तुमको कंपनी ऑफर करेगी। ये लॉ के काम का बात का, यहाँ पे काम के बात का नहीं है। इलस्ट्रेशंस आप लोग कर रहे हो और हम चैप्टर खत्म करने के बाद एक बार में पकड़ेगा। ठीक है, हम पहले पूरा रूल्स पढ़ा दे रहे हैं। ये क्या बोलते हो? इलस्ट्रेशन साथ में करना है। आप लोग बोलो कैसे चलना है। मेरा लॉजिक था कि इलस्ट्रेशन ये रूल्स पूरा पढ़ा देते, तब तक आप लोग इलस्ट्रेशन करते रहते। जैसे चैप्टर खत्म होगा, जो इलस्ट्रेशन नहीं बना या जो इलस्ट्रेशन का टाइम नहीं बचा था बनाने का, वो हम लोग अपने साथ खत्म कर लेंगे। फाइन। हाँ सर। ठीक है, चलो अगला परक्विजिट वेरी 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 टू द पावर इंफिनिटी इंपॉर्टेंट। वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार। देखो आरएफए और मोटर कार, ये 2 परक्विजिट आपके एग्जाम में बड़ा संख्या अगर देता है तो उसमें रहना ही रहना है, आरएफए और मोटर कार। अच्छा एक चीज गौर कियो, अलाउंसेस तुमको ये बताता था कितना माफ होगा और बाकी अमाउंट टैक्सेबल। परक्विजिट तुमको कभी ये नहीं बताता कितना माफ होगा। परक्विजिट डायरेक्ट फिगर क्या बता रहा है? सारा ही परक्विजिट तुमको ये बता रहा है कितना वैल्यू तुम्हारे लिए टैक्सेबल होगा। ये डिफरेंस नोट किया। अलाउंसेस में तुमको हर बार बता रहा था जितना मिला माइनस इतना कर लो, बैलेंस टैक्सेबल। चाहे वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो, चाहे वो चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस हो, चाहे ट्रक ड्राइवर हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे एचआरए हो, चाहे वो अलाउंसेस डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंडिचर हो, या चाहे वो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस हो, सब में वहां क्या बताता था तुमको कि तुम्हारे लिए अलाउंसेस कितना मिलेगा, उसमें से कितना टैक्सेबल और कितना एग्जम्प्टेड। वहां एग्जम्प्टेड का रूल लिखा रहता था, कितना माफ। बट परक्विजिट में ऐसा नहीं है बेटा। परक्विजिट में हर बार तुम्हारा जो फिगर निकल रहा है वो तुम्हारे लिए टैक्सेबल परक्विजिट है। वो वैल्यू ऑफ द परक्विजिट माना जाएगा जिस पर तुमको टैक्स देना है। तो आ जाओ बहुत ही इंपॉर्टेंट परक्विजिट पे, मोटर कार पे। मोटर कार में ना दिमाग में रखने वाला 2 मेन हेडिंग है, थोड़ा गौर से सुनना। पहले गाड़ी का ओनर कौन है
ओनर एम्प्लॉयर है या ओनर एम्प्लॉई है? ठीक बात। अब अगर ओनर एम्प्लॉयर है तो भी ये देखने का है कि मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग या रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो भी बोल लो, उसका खर्चा कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉयर ही कर रहा है कि एम्प्लॉय कर रहा है? यहां पर भी वही बात होगा, गाड़ी का मालिक एम्प्लॉई है, सॉरी गलती वाली लिखनी, गाड़ी का मालिक एम्प्लॉई है, गाड़ी का, लेकिन रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई? क्लियर है मेरा बात? तुमको पहला क्या चीज गेस करना है सम पढ़ते वक्त? ओनर कौन है? तुमको दो चीज मिल रहा है ना, एक तरीके से देखा जाए तो, गाड़ी मिल रहा है और जो मेंटेनेंस का खर्चा है या पेट्रोल बनाने का खर्चा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जो पेट्रोल सब आ गया। गाड़ी का वो एनुअल मेंटेनेंस, गाड़ी खराब हो तो रिपेयरिंग, ये सब आ गया इसके अंदर। पेट्रोल डीजल ऑयलिंग, गाड़ी का पूरा वो एक बार साल में एक बार हो या 2 बार पूरा साफ सफाई, सब कुछ आ गया इसके अंदर। तो तुमको एज एन एम्प्लॉई दो बेनिफिट हो सकता है, या तो गाड़ी मिल रहा है एक, और गाड़ी का रिपेयर एंड मेंटेनेंस तुम्हारा ऑफिस पे कर रहा है, तुमको नहीं पे करना पड़ रहा है, तो ये तुम्हारे लिए परक्विजिट होगा ना, ये दोनों ही तुम्हारे लिए बेनिफिट हुआ ना। मेरा पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। अब बेटा जी अगर ये दोनों चीज एक बार मान लो बॉस दे रहा है या कोई एक चीज बॉस दे रहा है, जो तुमको मिल रहा है वो तुम्हारा बेनिफिट, लेकिन अगर वो बेनिफिट तुम ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करते हो, मतलब तुम्हारा गाड़ी जो है ना वो ऑफिशियल पर्पस के लिए फुल्ली यूज हो रहा है, पूरी तरीके से ऑफिशियल, कंप्लीटली ऑफिशियल, तो क्या तुमको टैक्स देना चाहिए क्या? क्या तुम्हारा कोई बेनिफिट हुआ है क्या? नहीं। तो टैक्स किस बात का? तो गाड़ी अगर बॉस दे रहा है, गाड़ी का खर्चा बॉस दे रहा है, लेकिन गाड़ी ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, ये बोथ हो रहा है या कोई एक हो रहा है, लेकिन गाड़ी किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है वो अगर ऑफिशियल है तो भैया जी कोई परक्विजिट टैक्सेबल नहीं है, हटाइए। पॉइंट क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा सर, दूसरा एंगल पकड़ते हैं, गाड़ी पूरी तरीके से पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो, और एक बार मान रहे हैं दोनों चीज बॉस दे रहे, दोनों चीज बॉस दे रहा है, गाड़ी भी बॉस का, रिपेयरिंग का खर्चा भी बॉस भर रहा है, और तुम गाड़ी पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता है, तो क्या लग रहा है? नहीं हो, क्या नहीं होगा? परक्विजिट नहीं होगा ये? आनंद बोल रहे परक्विजिट नहीं होगा, बाकी लोग? गाड़ी बॉस का, गाड़ी का रिपेयरिंग मेंटेनेंस भी बॉस भर रहा है, और गाड़ी को हम पूरी तरीके से पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, परक्विजिट होगा। बिल्कुल होगा सर। होगा तो सर। सर सब कुछ ऑफिस खर्चा कर, आपको तो पैसा बच गया ना, तो आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल होगा ये। सर कितना वैल्यू लें? बेटा बोला कार के केस में बोला 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट हर साल तुम्हारे लिए टैक्सेबल हो जाएगा, और रिपेयरिंग मेंटेनेंस जितना बॉस पे कर रहे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना, जितना बॉस पे कर रहे, पूरी तरीके से पर्सनल बोला, तो पूरी तरीके से ऑफिशियल होता तो से टैक्सेबल नहीं होता, पूरी तरीके से पर्सनल होता तो गाड़ी के लिए कितना परसेंट टैक्सेबल। तो पूरा इस चैप्टर में ना, पूरा सैलरी चैप्टर में जब जब बॉस से तुमको कुछ मिल रहा है ना, एसेट वैसेट, तुम हमेशा देखोगे उसका 10% ही तुम्हारे लिए टैक्सेबल हो रहा है। ऊपर भी कहीं पढ़े थे ये बात? नहीं ऊपर पढ़े नहीं थे, बाद में पढ़ेंगे। बॉस से फर्नीचर मिले तो यूज करने के लिए, आरएफए में पढ़े थे ना ये बात। अगर फर्निश्ड घर मिल रहा है तो फर्नीचर का कितना परसेंट टैक्सेबल तुम्हारे लिए? 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। यहां भी भाई पॉइंट क्लियर?
हाँ सर। अब बेटा जी मान लो गाड़ी तो मेरा है, गाड़ी एम्प्लॉई का है, एम्प्लॉई का। बॉस खाली रिपेयर मेंटेनेंस दे रहे हैं, तो मेरे लिए कौन सा फायदा हुआ? खाली रिपेयर मेंटेनेंस ना। हाँ तो सर गाड़ी तो मेरे लिए ऐसे परक्यूजिट नहीं होगी, गाड़ी तो मेरा खुद का है। अरे सर ये तो मेरा उल्टा, हम तो उल्टा ऑफिस को फायदा दे रहे हैं, अपना पर्सनल गाड़ी ऑफिस के काम में लगा रहे हैं। तो उल्टा हमको बॉस से पैसा लेना चाहिए इस बात का। तो ये मेरे लिए कोई परक्यूजिट नहीं हुआ ना, खाली मेरे लिए मेरा बॉस क्या करके दे रहा है? सर रिपेयर एंड मेंटेनेंस बॉस पे कर रहा है। बॉस बोला तुम अपना, तुम्हारे पास ऑलरेडी गाड़ी है तो ऑफिस का गाड़ी लेके और क्या करोगे? अपनी ही गाड़ी को यूज करो, बस जो भी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का खर्चा ऑफिस से ले लो, तुम्हारा रिपेयर मेंटेनेंस गाड़ी का ऑफिस करवा देगा। तो मालिक तुमको रिपेयर एंड मेंटेनेंस एज अ परक्यूजिट मिला, सिर्फ वही टैक्सेबल होगा। अगर गाड़ी पूरा ऑफिशियल पर्पस है तो नो टैक्स, गाड़ी पर्सनल पर्पस का है तो सिर्फ रिपेयर एंड मेंटेनेंस जितना बॉस खर्चा कर रहा है तुम्हारे लिए टैक्सेबल। सर उल्टा होता तो गाड़ी एम्प्लॉयर का है, बॉस गाड़ी दे दिया, बोला अब इसमें पेट्रोल भी तुम ही भराओ, इसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी तुम ही कराओ, हम तुमको खाली गाड़ी दे दिए। तो गाड़ी एम्प्लॉयर का, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एम्प्लॉय झेल रहे या एम्प्लॉय बियर कर रहे। तो सर गाड़ी का वैल्यू टैक्सेबल होगा ना मेरे लिए, अगर हम गाड़ी को पर्सनल पर्पस यूज कर रहे हैं, ऑफिशियल यूज कर रहे हैं, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। सर ऑफिशियल यूज किसी भी सिचुएशन में जीरो टैक्सेबल है, गाड़ी भी किसी का हो चाहे रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी कोई बियर कर रहा हो। ये बात क्लियर हुआ? ऑफिशियल पर्पस के लिए तुमको कोई भी परक्यूजिट मिल रहा है वो टैक्सेबल नहीं है, कोई भी बेनिफिट तुमको दोनों में से एक मिल रहा है, दोनों मिल रहा है। लेकिन पर्सनल पर्पस है तो जो बेनिफिट हमको मिल रहा है वही टैक्सेबल। गाड़ी मिल रहा है तो गाड़ी का 10% ओरिजिनल कॉस्ट का वैल्यू, और अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस बॉस बियर कर रहा है तो खाली रिपेयर मेंटेनेंस जितना बॉस बियर कर रहा है। यहां तक कोई दिक्कत? क्योंकि अब आएंगे मेन टॉपिक पे जहां से क्वेश्चन बनेगा। नहीं सर। तो अब आ जाओ बेटा जी मेन टॉपिक के ऊपर। सर पार्टली पीओपीपी यूज हो रहा है। पीओपीपी, पीओपीपी क्या होता है? पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, पीओपीपी बोलेंगे हम। पीओपीपी माने पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। हो ही सकता है ना, बॉस गाड़ी दे दिया, उसी में हम ऑफिस के काम से जाते हैं, जब जाते हैं तब ऑफिस के काम से जा रहे हैं, माइंड इट। हम ऑफिस आना जाना नहीं बोले, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर नहीं बोले, वो तो सर ऑफिशियल पर्पस ही हो गया पूरा का पूरा। हम बोल रहे हैं हम ऑफिस के काम से उसी गाड़ी को लेके सब जगह घूमते हैं, और पर्सनल में भी चले जाते हैं, घूमने जाना हो, पिक्चर देखने जाना हो, तब क्या होगा? क्या यहाँ सेग्रीगेशन पॉसिबल है कि आप कितना ऑफिशियल पर्पस और कितना पर्सनल पर्पस के लिए गाड़ी घुमाते हो? क्या किसी भी एम्प्लॉय के लिए या किसी भी एम्प्लॉयर के लिए ये डिटेल बनाना पॉसिबल है? नहीं। पॉसिबल तो है बेटा जी, लॉगबुक मेंटेन करो कार का। अगर आप एज एन एम्प्लॉय आर्ग्यूमेंट करते हो नहीं, क्यों हम आप जितना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जितना आप बोल रहे हो हम उतना टैक्स क्यों दें, हम तो नहीं देंगे उतना टैक्स, हम तो उतना को अपना फायदा नहीं मानेंगे, तो इनकम टैक्स बोलेगा मत मानो, डिटेल मेंटेन करो। क्या क्या डिटेल मेंटेन करो? सर गाड़ी कितना किलोमीटर चला, कब कहां से कितना बजे कहां गया, पूरा लॉगबुक डेली का, जितना किलोमीटर चला आपका पर्सनल पर्पस, जितना किलोमीटर चला आपका ऑफिशियल पर्पस, उसमें गाड़ी का माइलेज कितना है, उसके हिसाब से कितना पेट्रोल लगा, फिर गाड़ी का डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो गाड़ी का वैल्यू जितना ऑफिशियल पर्पस के लिए चला, जितना किलोमीटर, उससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, उतना टैक्सेबल नहीं है। जितना पर्सनल पर्पस के लिए चला उतना टैक्सेबल है। जितना किलोमीटर गाड़ी पर्सनल पर्पस के चला उसका ऑयलिंग एंड ऑल वो सब टैक्सेबल कर देंगे एम्प्लॉय के हाथ में। कर सकते हो उतना डिटेल तो करो, कोई एम्प्लॉय करेगा क्या उतना डिटेल? तब मुश्किल ही है। तब फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला हम अमाउंट बता देते हैं, उतना ही तुम्हारे लिए टैक्सेबल वाला कहानी करेंगे। बात समझ में आया? बात सर कितना टैक्सेबल करेंगे?
इसमें गाड़ी का सीसी वाला बात क्यों नहीं लिखा? एक मिनट होगा सर। गाड़ी किसका है? गाड़ी ओन्ड बाई एम्प्लॉयर, मेंटेन्ड बाई एम्प्लॉयर। तुमको दोनों फायदा हो रहा है, मतलब ऑफिशियल पर्पस के लिए तो नॉट अ परक्यूजिट, फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए तो जितना मेंटेनेंस और जितना डिप्रिसिएशन। डिप्री वाला रूल क्या है? 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, और रिपेयर मेंटेनेंस जितना बॉस खर्चा कर रहा है। लेकिन अगर गाड़ी बोथ पर्पस के लिए यूज हो रहा है, पीओपीपी है, तो क्या करें सर? अगर ये गाड़ी लोअर कैपेसिटी का है, मतलब 1.6 सीसी से कम का गाड़ी है, लेस देन 1.6 सीसी है, सर एग्जाम में बोल देगा, बिल्कुल बोल देगा गाड़ी कितना सीसी का है। नहीं भी बोले तो तुम्हारा कॉमन सेंस क्या होना चाहिए? ज्यादातर 4 सीटर गाड़ी जो है ना, छोटा वाला 4 सीटर गाड़ी, वो सब 1.6 सीसी से कम का होता है। और जो 4 सीटर से ऊपर का गाड़ी है जनरली वो 1.6 सीसी से ज्यादा का होता है। सर नहीं पता, इंजीनियरिंग नहीं पढ़े थे, गलती हो गया, कोई बात नहीं, एग्जाम में बता देगा। तो सर अगर गाड़ी कम कैपेसिटी वाला है, लेस देन 1.6 सीसी वाला है, तो 1800 या 2400, या 1800 या 2400 मतलब सॉरी ये गलती हो गया। गाड़ी अगर गाड़ी अगर लेस 1.6 सीसी का है तो 1800, गाड़ी अगर मोर देन 1.6 सीसी का है तो 2400। बात क्लियर है? बात क्लियर है? हाँ सर। वही अगर गाड़ी एम्प्लॉयर का है लेकिन सिर्फ मेंटेन्ड बाई एम्प्लॉई है, गाड़ी किसका है? मालिक का, सिर्फ मेंटेनेंस एम्प्लॉई कर रहा है। ऑफिशियल पर्पस में अगेन वही बात, नॉट अ परक्यूजिट। पर्सनल पर्पस में पूरा गाड़ी पर्सनल पर्पस यूज हो रहा है, तो सर एम्प्लॉयर मेरे को क्या दे रहा है? खाली गाड़ी, तो गाड़ी का डिप्रिसिएशन यानी 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, वही मेरे लिए टैक्सेबल होगा। मेंटेनेंस तो मेरा खुद का लग रहा है, क्या है टैक्सेबल, लेकिन गाड़ी बहुत पर्पस में यूज हो रहा है तो 600 और 900। 600 हो गया लेस देन 1.6 सीसी के लिए, 900 हो गया मोर 1.6 सीसी के लिए। ये वाला जो बात साइड में लिखा है इसको इग्नोर मारो कि गाड़ी सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होता है। आज की डेट में तुम्हारा एग्जाम में जो सम्स आएगा सब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। सर गाड़ी एम्प्लॉय का है, मेंटेनेंस खाली एम्प्लॉयर देता है, वही बात ऑफिशियल के लिए नॉट अ परक्यूजिट। पर्सनल पर्पस में जो तुमको बेनिफिट मिल रहा है सिर्फ मेंटेनेंस, तुम्हारा फायदा खाली मेंटेनेंस करेगा, गाड़ी तो तुम्हारा खुद का है। और सर बहुत पर्पज है तो वही 1800 और 2400। 1800 1.6 सीसी से कम के लिए, 2400 1.6 सीसी से ज्यादा के लिए। एक चीज गौर कर रहे हो, मेंटेनेंस अगर एम्प्लॉय दे रहा है तभी केवल कम टैक्सेबल है। मेंटेनेंस अगर एम्प्लॉय दे रहा है तब 600-900 है। मेंटेनेंस अगर एम्प्लॉयर दे रहा है उस सिचुएशन में 1800-2400 1800-2400 ही है। बात क्लियर है? याद करने का ट्रिक है, मेंटेनेंस अगर एम्प्लॉय दे रहा है तो 600-900 है, मेंटेनेंस अगर एम्प्लॉयर दे रहा है तो 1800-2400 है। अच्छा अगर सर बॉस साथ में चौफर भी दे रहा है, चौफर क्या होता है? ड्राइवर, तो फिर 900 रुपया पर मंथ एक्स्ट्रा ऐड कर लेना। सर ये सब बाबा आदम जमाने का फिगर है। 900 रुपये में आज की डेट में कौन सा ड्राइवर आते हैं? क्या करें, इनकम टैक्स चेंज ही नहीं किया पिछला 20-30 साल से इसको, या उससे भी पहले से। ठीक है, हाँ सर। और दोनों चीज एम्प्लॉय दे रहे तो सर फिर कुछ ही परक्यूजिट नहीं है। अरे गाड़ी भी मेरा, मेंटेनेंस भी हम ही बियर कर रहे हैं, तो ऊपर से तो देखा जाए तो हम ऑफिस के लिए एहसान कर दिए, है ना? हम ऑफिस पे एहसान कर दिए एक तरीके से, तो कि हम ऑफिस के लिए भी गाड़ी को यूज कर ले रहे हैं, मेरा ही पर्सनल, मेरा ही पेट्रोल जला के। सर जल्दी से कोई एम्प्लॉय ऐसा करेगा नहीं, लेकिन अगर कर रहा है तो कोई परक्यूजिट नहीं है।
ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटी का मतलब बताया था 1.6 सीसी, हायर कैपेसिटी का मतलब लोअर मतलब 1.6 सीसी से कम। कुछ कंडीशन तुमको फुलफिल करना पड़ेगा अगर ये डिडक्शन तुमको हायर डिडक्शन तुमको क्लेम करना है तो। तुमको लग रहा है नहीं जितना ये कंपनी इनकम टैक्स बोल रहा है उतना टैक्स क्यों दें, मेरे लिए क्यों 1800 रुपया पर मंथ टैक्सेबल या 2400 रुपया पर मंथ या 600 रुपया पर मंथ या 900 रुपया पर मंथ टैक्सेबल होगा। कोई बात नहीं, डिटेल मेंटेन करो। ये देखो यहाँ पे बता दिया, द एम्प्लॉयर हैज मेंटेन्ड अ कंप्लीट डिटेल ऑफ जर्नी अंडरटेकन फ्रॉम ऑफिशियल पर्पस which may include date of journey, destination, mileage, amount of expenditure incurred। ये पूरा डिटेल अगर एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहा है, एम्प्लॉयर को मेंटेन करने का जिम्मेदारी दिया है ये सब, एम्प्लॉय को नहीं। एम्प्लॉय भी करना चाहे तो करके दे सकते हैं एम्प्लॉयर को, बट एम्प्लॉय खुद करके देगा तो सारा ही फ्रॉड करके देगा फिर तो। An employer gives the certificate to effect that expenditure was incurred wholly and exclusively for the performance of official duty। और एम्प्लॉयर एक सर्टिफिकेट देगा कि ये सब ऑफिशियल पर्पस के लिए हुआ है, तो डिटेल मेंटेन्ड है और एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तब ठीक है, तुम्हारा इशू है तब कोई दिक्कत नहीं है। तब क्या करो, डिटेल मेंटेन्ड है तो उस हिसाब से जितना ऑफिशियल पर्पस के लिए हुआ है उतना एग्जेम्प्ट करवा लो, और जितना पर्सनल पर्पस के लिए बचा हुआ पार्ट वो टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर डिटेल मेंटेन नहीं करना है तो सर ये 1824 गए कर लो। एक चीज पूरे परक्यूजिट में कॉमन रहेगा, माइनस क्या कर लोगे, जितना बॉस तुमसे रिकवर कर रहा है, ये पूरे परक्यूजिट में कॉमन रहेगा। सर 1800 रुपया मेरे लिए लोअर सीसी वाला गाड़ी था, 1800 पर मंथ टैक्सेबल हो गया, मान लो एक बार के लिए, उसमें से बॉस ना मेरे से 1000 रुपये रिकवर कर लेते हैं, मेरी सैलरी से काट लेते हैं, तो सर मेरे लिए 800 तो परक्यूजिट टैक्सेबल होगा। ये बात तो कॉमन सेंस में आ रहा है एकदम, है ना। हाँ सर। तो बेटा जी ये हमेशा ध्यान रखना पूरे परक्यूजिट पार्ट में कि बॉस तुमसे कुछ वसूल कर ले रहा है, रिकवरी कर ले रहा है, कुछ भी अमाउंट का वो माइनस कर लेना। चौफर का मतलब हम ऊपर बताया था, चौफर या ड्राइवर। तो सर यहाँ पे तो हम पढ़े थे 600 और सॉरी एक्स्ट्रा 900 कितना एक्स्ट्रा कितना ऐड कर लेंगे, 900 रुपया। इफ मोटर कार इज प्रोवाइडेड फॉर अ कंसेशनल रेट देन चार्जेस, बोला था ये लो एम्प्लॉय से काट ले, एम्प्लॉय से अगर कुछ पैसा रिकवरी हो रहा है वो काट लेंगे, सेल बी रिड्यूस्ड। एक बात यहाँ पे गौर कियो, गाड़ी अगर बॉस तुमको 20 दिन के लिए दिया तो, एक मंथ में गाड़ी तुमको 20 ही दिन यूज करने मिला तो क्या ये 20 दिन के लिए टैक्सेबल होगा? क्योंकि फिगर में क्या बोला है, 900 पर मंथ, 600 पर मंथ, 1800 पर मंथ, 2400 पर मंथ। तो बोलो 20 दिन के लिए अगर हमको गाड़ी मिला तो पूरा महीना का टैक्सेबल हो जाएगा, किसी 20 दिन का टैक्सेबल होगा? मेरा क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा है, बॉस मेरे को गाड़ी यूज करने दिया 20 दिन के लिए, तो पूरा महीना का टैक्सेबिलिटी होगा, 1800 रुपया पर मंथ लिखा है वहां पे, या 2400 पर मंथ है, या फिर 20 दिन का फिगर निकाल के टैक्सेबल होगा? क्या लगता है सर? पूरा मंथ के लिए क्या? बेटा जी टैक्सेबल ही नहीं होगा। देखो यहाँ क्या बोला है, द वर्ड मंथ डिनोट कंप्लीट मंथ, एनी पार्ट ऑफ द मंथ शेल बी इग्नोर्ड। बात क्लियर है? ये बहुत काम का बात है, ठीक है। हाँ सर। अच्छा बॉस तुमको, अगर बॉस तुमको 2 गाड़ी दिया तो हो ही सकता है, अरे बॉस का मर्जी है ना तुमको 10 गाड़ी दे दे। देखो कोई भी दुनिया का टैक्स ये नहीं बोल सकता कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ये नहीं दे सकता। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के ऊपर पूरा कंपनी लुटा दे, उसके लिए भी कोई ना नहीं। मेरा मर्जी है तुमको वो दे, हम तुमको 2 गाड़ी दिए, एक में तुम आओ जाओ, एक में तुम्हारा घर वाला घूमे, जैसे भी तुमको यूज करना है 2 गाड़ी हम तुमको दे दिए, तुम्हारे घर के बाद 2 गाड़ी खड़ा रहेगा, तुमको जो यूज करना करो। तो क्या करें? सर जी एक बात बताओ, एट अ टाइम तुम दोनों गाड़ी ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो क्या? बोलो नहीं। एट अ टाइम बोला, हम दोनों गाड़ी ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो क्या? नहीं। एट अ
एट ए टाइम दोनों गाड़ी पर्सनल पर्पज के लिए यूज हो सकता है क्या? बोलो हाँ या ना, हो सकता है कि नहीं? नहीं बिल्कुल हो सकता है बेटा। उसी गाड़ी, एक गाड़ी में तुम घूमने गए, एक गाड़ी में तुम्हारी बीवी बच्चे घूमने गए, घर वाले घूमने गए, तो एट ए टाइम दोनों गाड़ी पर्सनल यूज तो हो सकता है, एक ऑफिशियल एक पर्सनल तो हो सकता है, लेकिन बोथ ऑफिशियल कभी नहीं हो पाएगा। पॉइंट करेक्ट? यस। तो बॉस एक बात बोला, एक कार को तुम पार्टली ऑफिशियल पार्टली कर लो जिसमें तुमको सही लग रहा है, और दूसरा कार को हम फुल्ली टैक्सेबल कर दें। डिपार्टमेंट साहब बोल रहा है तुमको 2 क्यों 10 गाड़ी दिया तुम्हारा बॉस, लेकिन एट ए टाइम सारा गाड़ी ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज नहीं हो सकता। तुम एक ही मेरे काम से जाएगा, तो दूसरा गाड़ी तो तुम काम पे नहीं गए उस समय, तो सीधा सा बात, एक गाड़ी को जिसको तुमको लग रहा है, तुम कौन सा वाला को करोगे? सर जिसमें ज्यादा टैक्स आ रहा है उसको हम ऑफिशियल पर्पज मान, उसको हम पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल मानना चाहेंगे, है ना? ज्यादा सीसी वाला गाड़ी को हम पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल मानना चाहेंगे, पीओपीपी मानना चाहेंगे, ताकि मेरा टैक्स कम है। वो तुम्हारा इच्छा है, डिपार्टमेंट को कोई दिक्कत नहीं है उससे। डिपार्टमेंट बोल रहा है कोई एक गाड़ी को तुम पीओपीपी मान लो और दूसरा वाला गाड़ी को हम लोग फुल्ली पर्सनल मानेंगे। ये वाला पॉइंट क्लियर है? बहुत काम का एग्जाम में ये दोनों पॉइंट। ठीक बात? हाँ सर। तो वो ये बोला देखो, एक गाड़ी के लिए हम 1800 और 2400 मान लेंगे, और अगर चौफर मिला है तो 900, और दूसरा गाड़ी को हम फुल्ली क्या करेंगे? प्राइवेट पर्पज मान के फुल्ली टैक्सेबल कर देंगे। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज को अगर ये एज ए कन्वेंस वैसे मिल रहा है, नॉट टैक्सेबल है। सर ये भी पूरा परक्यूजिट में कॉमन है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज भगवान का अवतार है, उनको सब कुछ माफ है। यूज ऑफ एनी व्हीकल प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय फॉर जर्नी फ्रॉम रेसिडेंस टू वर्क प्लेस और वाइस वर्सा इज नॉट अ टैक्सेबल परक्यूजिट। सर ये भी कॉमन सेंस का बात है। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने जाने के लिए जो गाड़ी यूज हो रहा है वो, अरे वो तो ऑफिशियली हो गया ना एक तरीके से, सिर्फ उसी काम में यूज हो रहा है और कोई काम में नहीं। तुमको ऑफिस से घर बहुत बार होता है ना, बहुत सारी कंपनियों का खुद का वो पिकअप एंड ड्रॉप होता है। ऐसे तुम्हारे राजारहाट, सॉल्ट लेक में बहुत सारी ऑफिसेज है जो इतनी दूर है कि हावड़ा वाला एम्प्लॉय रोज पहुंचे तो 2 घंटा लगा के 3 घंटा लगा के जाएगा और 3 घंटा लगा के आएगा। वो दिन का 6 घंटा जर्नी कर रहा है। तो कंपनी बोलता है काम करो, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आ जाओ, वहां से तुमको गाड़ी पिकअप कर लेगी या तुम्हारे घर से पिकअप कर लेगी और फिर शाम को तुमको तुम्हारे घर वापस ड्रॉप कर देगी। स्कूल बसेस चलती है, उसमें टीचर्स को अलाउ होता है ये चीज कि आप उसी बस में आ जाइए, शाम को जाते वक्त बच्चों के साथ उसी बस में चले जाइए। क्या ये टैक्सेबल परक्यूजिट होगा? नहीं। सर आपका पैसा तो बच रहा है, हाँ ठीक है। अलाउंसेस मिलता ना इस पर्पस के लिए तो टैक्सेबल होता। याद आया? अलाउंसेस अगर इस पर्पस का मिलता तो हाथ में बस कैश दे दिया तो सर ये आपका अपना खर्चा होना चाहिए था, ये ऑफिस को देने के लिए नहीं था, तो आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन परक्यूजिट के रूप में मिल रहा है तो नॉट टैक्सेबल। ये बात याद रखना। ये जो कुछ देखो बेटा जी, ये फिगर वाला पॉइंट है ना, ऊपर वाला चार्ट, वो याद रखना बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन ये चुटकू चुटकू राम की जो बातें हैं ना वो बहुत काम की है। तो ये क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट परक्यूजिट पे आते हैं। देखो 4-5 अच्छा सम दिया है तुम्हारा बुक, बनाना कोई बात नहीं, नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे। सर बोला व्हीकल अदर देन मोटर कार अगर दे दे तो ये व्हीकल अदर देन मोटर कार क्या हो सकता है? अरे सर क्यों टाइम पास कर रहे हो? व्हीकल अदर देन मोटर कार मतलब 2 व्हीलर, साइकिल, बाइक। सब कौन साइकिल देता है? कौन सा बॉस बोलेगा कि साइकिल में ऑफिस आओ घर जाओ? सर बोल ही सकता है, नहीं बोला तो कम से कम बाइक तो बोल ही सकता है। तुमको बाइक दे दिया ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने जाने के लिए। So the facility provided by employer is taxable in the hand of employee in the following basis.
वही अगर दोनों चीज एम्प्लॉयर का है, ऑफिशियल पर्पज है तो नील, पर्सनल पर्पज है तो वही मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। और अगर बोथ पर्पज है तो यहां देखो क्या बोला, रीजनेबल प्रोपोर्शन ऑफ मेंटेनेंस प्लस डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ओरिजिनल कॉस्ट। रीजनेबल प्रोपोर्शन बोला मतलब तुम अपने हिसाब से रीजनेबली कैलकुलेट कर लो। और वही अगर एम्प्लॉय का गाड़ी है, एम्प्लॉय मेंटेनेंस भर रहे हैं, ये गलती हुआ यहाँ पे, एम्प्लॉय का गाड़ी है, एम्प्लॉयर मेंटेनेंस दे रहे हैं, यहाँ रॉन्ग छपा है, ठीक है। एम्प्लॉय का गाड़ी है, एम्प्लॉयर मेंटेनेंस दे रहे हैं, तो वही ऑफिशियल पर्पज नील, पर्सनल पर्पज तो एक्चुअल मेंटेनेंस। लेकिन अगर बोथ पर्पज है तो यहां बोल दिया एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर एज रिड्यूस्ड बाय 900 पर मंथ और रिड्यूस्ड बाय हायर सम विद प्रिस्क्राइब कंडीशन। तो तुम्हारा बॉस जितना खर्चा कर रहा है उसमें से 900 माइनस कर लो, बाकी टैक्सेबल। ये थोड़ा सा मोटर कार से अलग है। अगर दोनों चीज बॉस कर रहा है तो बोला रीजनेबल प्रोपोर्शन निकाल लो अगर पीओपीपी यूज हो रहा है तो। और अगर एम्प्लॉयर मेंटेनेंस दे रहे हैं तो बोला अगर पीओपीपी हो रहा है तो जितना एक्चुअल खर्चा बॉस कर रहा है उसमें से 900 माइनस कर लो, बाकी तुम्हारे लिए टैक्सेबल है। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? अगला क्वेश्चन छोटे छोटे पर क्वेश्चन फटाफट खत्म करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजन इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट। सर तुम्हारे घर में बॉस नौकर रखवा दिया, अगर वो सर्वेंट एम्प्लॉयर रखा है या एम्प्लॉय खुद रखा है कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर शेल बी टैक्सेबल परक्यूजन। सर वही ज्ञान फिर दे दिया, अगर बॉस एम्प्लॉयर रखवा के दिया है तो सर्वेंट अगर एम्प्लॉयर रखवा के दिया तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है, एम्प्लॉय खुद रखा है तो सबके लिए टैक्सेबल है। सर आज की डेट में सब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, तो ये याद करके कोई फायदा नहीं है। सर ये पर्सनल सर्वेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? सर कोई भी टाइप का डोमेस्टिक सर्वेंट, घर का नौकर, गार्डनर, स्वीपर, कुछ भी बॉस रखवा दिया, तुमको बॉस गार्डनर दिया, हाँ लेकिन अगर देखो एक बात बता देते, अगर तुमको आरएफए मिला है, क्या मिला तुमको? रेंट फ्री अकोमोडेशन। बॉस तुमको अपना बंगलो दे दिया रहने के लिए जो कि ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, भाड़ा पे लेके नहीं दिए। अब वहां पे तो गार्डनर हो गए ना, बॉस का बंगलो था तो ऑब्वियस बात है बॉस अपना गार्डन वार्डन तो मेंटेन कराता होगा चाहे एम्प्लॉय रहता हो या नहीं रहता हो। तो सर वो मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं है। लेकिन हमको अब बॉस घर नहीं दिया, बॉस खाली नौकर रखवा दिया है, गार्डनर, वो टैक्सेबल होगा मेरे लिए। जितना मेरे से रिकवर कर रहा है वो माइनस कर लो। डोमेस्टिक सर्वेंट के नाम पे कोई अलाउंसेस दे वो तो ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल है। तुमको बाद में रीएम्बर्समेंट कर रहा है तो सर वो तो सबके हाथ में टैक्सेबल है, तो रीएम्बर्समेंट तो ऑलवेज टैक्सेबल होता है, हम बोला ही था। सर सीधा सीधे बात है, बॉस नौकर रखवा दिया, खाली बॉस का बंगलो है अलग, बॉस का खुद का ओल्ड घर है तब अलग बात है, गार्डनर टैक्सेबल नहीं होगा। अदरवाइज किसी भी नाम से बॉस तुम्हारे यहाँ सर्वेंट रखवा के दिया है वो ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल है। पॉइंट क्लियर? गैस, वाटर या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई तुम्हारे यहाँ बॉस करवा दिया, अगर फैसिलिटी एम्प्लॉई के नाम पे है और ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड है वो ओन रिसोर्स से कर रहा है एम्प्लॉयर। ओन रिसोर्स मतलब बॉस का काम है गैस का, तुम गैस कंपनी में काम करते हो, तुम वाटर सप्लाई कंपनी में काम करते हो, तुम इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में काम करते हो, सीईसीसी में तुम्हारा नौकरी है, सीईएससी सॉरी। तो फिर अगर बॉस को जितना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ता है, तुम एचपी गैस में काम करते हो तो बॉस तुमको अपने ही कंपनी का सिलेंडर देगा ना। तुम वाटर सप्लाई की ही कंपनी में काम करते हो, बॉस तुम्हारे घर में पानी सप्लाई करवा दे रहे, तो सर जितना उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ रहा है, और अगर बॉस किसी दूसरे एजेंसी से लेकर दे रहे तो जितना बॉस वहां पेमेंट कर रहा है। ये फैसिलिटी अगर एम्प्लॉय के नाम पे है तो ऑल एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल, ये फैसिलिटी अगर एम्प्लॉयर के नाम पे है तो खाली स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल। सर आज की डेट में सब स्पेसिफाइड है।
जितना तुमसे रिकवर कर रहा है वो माइनस कर लेना, ये बार बार बोलने का जरूरत ही नहीं। ये वाला इंपॉर्टेंट है सर। क्या है? फ्री एजुकेशन, फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय। अगर तुमको पढ़ने के लिए बॉस बोल रहा है तुम पढ़ लो, तुम्हारा पूरा खर्चा हम देखेंगे। तुम्हें कंपनी में जॉब कर रहा है, बॉस बोल रहा है एमबीए कर लो, बॉस बोल रहा है ये वाला पढ़ाई कर लो, ये वाला डिग्री कर लो, पूरा पैसा कंपनी देगा, तो भैया नॉट टैक्सेबल। एम्प्लॉय के लिए खर्चा कर रहा है तो नॉट टैक्सेबल। इसके अलावा फैमिली मेंबर के लिए कर रहा है तो, अगर इंस्टीट्यूट बॉस के खुद का है तो जितना खर्चा एम्प्लॉय को लग रहा है, एम्प्लॉयर को, उसमें से 1000 रुपया पर मंथ माइनस कर लो, बाकी टैक्सेबल। और यहाँ पर चाइल्ड है, और यहाँ चाइल्ड का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर का, मतलब मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन वगैरह कुछ नहीं है, वो अलाउंसेस में था, यहाँ नहीं है। तो बॉस अगर एम्प्लॉय को पढ़ने के लिए दे रहा है तो नॉट टैक्सेबल। एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर, जिसमें से पहले फैमिली मेंबर किसका बात कर रहे हैं? चाइल्ड का, बच्चे का। तो जितना बॉस को कॉस्ट पड़ रहा है उसमें से 1000 रुपया माइनस कर लो, बाकी टैक्सेबल। सर जितना बॉस को कॉस्ट पड़ रहा है, मतलब देखो एक मस्त एग्जांपल देते हैं। मान लो एक कंपनी है, इंडिया का कोई एक स्कूल का नाम दो, जैसे हम बोलते हैं डीपीएस। बॉस क्या किया, कंपनी क्या किया, टाटा ग्रुप है मान लो, टाटा ग्रुप बोला डीपीएस हावड़ा को कि मेरे एक एम्प्लॉय के 1000 बच्चे तुम्हारे स्कूल में पढ़ेंगे, बोलो तुम्हारा पर मंथ कॉस्ट क्या है? डीपीएस बोला मेरा 5000 रुपया पर मंथ वैसे तो फीस है, लेकिन टाटा ग्रुप बोला भैया मेरे तो 1000 बच्चे पढ़ेंगे, 5000 नहीं देंगे हम तो। डीपीएस देखा एक साथ 1000 बच्चा का एडमिशन आ रहा है, बोला तो चलो 3000 रुपया पर मंथ। डीपीएस बोला, टाटा ग्रुप बोला 1000 इंटू 3000 मतलब कितना हुआ? 30 लाख। टाटा ग्रुप एक बार में 30 लाख दे देगा डीपीएस को, पर मंथ 30 लाख रुपया चला जाएगा टाटा ग्रुप से डीपीएस को, और एम्प्लॉय के बच्चे वहां पे पढ़ाई कर लेंगे। तो टाटा देखो स्कूल का फीस 5000 है, एम्प्लॉय को तो 5000 का फायदा हो गया ना, उसका 5000 रुपया लगता है अगर वो अपने बच्चों को डीपीएस में पढ़ाता तो। पॉइंट क्लियर है? तब क्या होता सर? खर्चा अब हम क्या माने, मेरा एज प्रिक्विजिट कितना, 5000 माइनस 1000 कि 3000 माइनस 1000, क्या माने? कितना टैक्सेबल प्रिक्विजिट करें, 2000 कि 4000? 1000 माइनस करने मिलेगा ना पर मंथ पर चाइल्ड? 2000 4000। एक जन बोल रहा है 4000, एक जन बोल रहा है 2000, बाकी लोग 4000। नहीं बेटा जी 2000। गौर नहीं की एक बात के ऊपर, यहाँ पे क्या बोला था? कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन, कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन। पॉइंट क्लियर है? ऐसा होता है बेटा जी, इतने सारे बच्चे एक साथ देंगे तो टाटा ग्रुप बेवकूफ नहीं है जो पर बच्चा का 5000 देगा। तो अगर इंस्टीट्यूट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, यस फैसिलिटी प्रोवाइडेड है बाय इन एनी इंस्टीट्यूट बाय रीजन ऑफ बीइंग एम्प्लॉयमेंट, तो जितना कॉस्ट पड़ रहा है एम्प्लॉयर को माइनस 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, और यहाँ पे चाइल्ड का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो टैक्सेबल होगा। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट अच्छा। अगर अदर फैमिली मेंबर को दे तो, और इसमें बहुत बड़ा कैच पढ़ाएंगे अभी 5-2 मिनट के अंदर, बहुत बड़ा बात पढ़ाएंगे इसके अंदर। अदर फैमिली मेंबर को अगर मिले तो सर कोई छूट नहीं है, जितना एम्प्लॉय को कॉस्ट पड़ रहा है एम्प्लॉयर को पूरा का पूरा टैक्सेबल, मतलब यहां पर पूरा 3000 टैक्सेबल। अदर फैमिली मेंबर से, अदर फैमिली मेंबर कौन हुआ? कोई भी हो सकता है, स्पाउस मतलब बीवी, भाई बहन, मम्मी पापा, ताया ताई, अंकल आंटी, चाचा चाचू, जो भी बोल लो दुनिया का रिलेशन। अदर कोई भी फैमिली मेंबर है
तो जितना बॉस तुम्हारे लिए खर्चा कर रहा है फुल्ली टैक्सेबल। कॉस्ट ऑफ द एजुकेशन बोला है। अब ये बहुत मस्त पॉइंट बोलने जा रहे हैं, सुनना, और ये बहुत खतरनाक बात बोलने जा रहे हैं। सर डीपीएस में स्कूल का सेटिंग हुआ था, है ना? यस सर। तुम लेकिन बोले नहीं मेरा बच्चा तो डीपीएस में नहीं पढ़ेगा। सर एम्प्लॉय के 1000 बच्चे, एम्प्लॉयर के 1000 एम्प्लॉय के बच्चे डीपीएस में पढ़ने गए, डीपीएस से सेटिंग हो गया, डीपीएस तो कम दाम में मान गया। लेकिन सर Yes. हुआ ये कि डीपीएस के अलावा कोई और स्कूल भी था वहां पे। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं मारियज डे। मारियज डे में तुम बोला तुम्हारा बच्चा को तुम मारियज डे में पढ़ाना चाहते हो, तुम डीपीएस में नहीं पढ़ाना चाहते। एम्प्लॉयर भी बोला यार छोड़ो ना, क्या माता बच्चे कहीं पढ़ा लो, हमको तो पैसा देने से मतलब हम दे देंगे। क्या उसको मारियज डे छूट देगा बॉस को? एक बच्चा जा रहा है, एक चाइल्ड, 1 या 2 का बच्चा जा रहा है वहां पे, 1 या 2 एम्प्लॉय का बच्चा, सर मारियज डे कोई छूट नहीं देगा। डीपीएस क्यों दिया था भैया जी? 1000 बच्चे एक साथ एडमिशन मिल रहे थे, बल्क एडमिशन मिलेगा, कोई भी स्कूल छूट देने को तैयार हो जाएगा। एक साथ 30 लाख रुपए आ रहा है ना, ठीक है चलेगा। और वो भी टाटा ग्रुप से जैसा टाई अप हो रहा है वो भी उसको मंजूर है। लेकिन यहाँ पे मारियज डे देगा क्या कोई छूट? मान लो मारियज डे बोला मेरा 4000 रुपये पर मंथ मेरा खर्चा है, नहीं सर कोई छूट नहीं मिलेगा। तो एम्प्लॉय के हाथ में पूरा 4000 टैक्सेबल, क्योंकि एम्प्लॉयर 4000 पे कर रहा मारियज डे को, हाँ या ना? कि तो -1000 करेंगे? नहीं करेंगे, यही कैश सिखाना था। हम इसी का वेट करें तो कोई बोले -1000 करेंगे, यहां -1000 नहीं करेंगे। मेरा बात क्लियर है? क्यों सर? गवर्नमेंट का रूल है, क्या करोगे? ठीक है, पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। बाकी सब कॉमन बात है, तुमको पता है जो भी है, और इसमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात बोलने को नहीं। हाँ यहाँ पे एक बात बोला, हाँ यहाँ पे तो ये बोल दिया 1000 रुपया पर मंथ जो पर चाइल्ड है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कोई नंबर ऑफ चिल्ड्रन का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 1 नंबर बात। 2 नंबर बात, चाइल्ड में कौन कौन आएगा? सर अडॉप्टेड चाइल्ड भी है, स्टेप चाइल्ड भी है, बट डज नॉट इंक्लूड ग्रैंड चाइल्ड और इलिजिटिमेट चाइल्ड। मतलब दादा कोई कंपनी में टाटा में जॉब कर रहा है, टाटा बोला तुम्हारे पोते को स्कूल में डाल दो, हम लोग देख लेंगे। वहां पे तो चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं हुआ ना, ग्रैंड चाइल्ड हो गया वो, तो उसका छूट नहीं मिलेगा, वो इंक्लूड नहीं होगा यहाँ पे, मतलब उसका एग्जम्पशन कुछ नहीं होगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर अडॉप्टेड चाइल्ड है चलेगा, स्टेप चाइल्ड है, स्टेप चाइल्ड माने सौतेला बच्चा, वो भी चलेगा, लेकिन ग्रैंड चाइल्ड और इलिजिटिमेट चाइल्ड नहीं चलेगा। ठीक बात? और एक चीज और कॉमन, जितना तुमसे काट लिया जा रहा है, तुम्हारे नाम पे कोई ट्रस्ट दे दे रहा है पैसा, वो माइनस हो जाएगा। अरे भैया कंपनी को खर्चा नहीं हो रहा तो काहेगा टैक्स है? ठीक है, जो बात हम बोलना चाह रहा था वो कहाँ गया? वो है कहीं पे। हाँ एक कॉमन और बात, तुम्हारा बॉस तुमको बोलता है तुम अपने बच्चे को पढ़ा लो, जितना खर्चा लगे हमसे एंड ऑफ द मंथ आके ले जाना। एक्चुअल रीएम्बर्समेंट सेल भी टैक्सेबल। हम पहले बोल दिया था रीएम्बर्समेंट में कभी भी कोई छूट नहीं होता। पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। इसमें और कोई पॉइंट काम का नहीं है। यहाँ खत्म ये वाला परक्यूजिट। ये एक छोटा सा परक्यूजिट है 2 मिनट का। वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्री ट्रांसपोर्ट। तो द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। अगर इफ एम्प्लॉयर इज एंगेज इन ट्रांसपोर्ट बिजनेस, तुमको फ्री ट्रांसपोर्ट मिल रहा है, बॉस का ट्रांसपोर्ट का ही काम है,
तो जितना वो अमाउंट पब्लिक से चार्ज करता फॉर सच फैसिलिटी, तुम्हारे लिए भी उतना ही टैक्सेबल। अच्छा, एक पॉइंट और बच गया था बोलना, बात रह जाता बोलते बोलते, काम का बात था। कहाँ गया? सर, एम्प्लॉयर ना चाइल्ड को छोड़ के अदर फैमिली मेंबर को पढ़वा रहे, लेकिन एम्प्लॉयर का ही स्कूल है, तो फिर कैसे देखेंगे? सर, ऐसा ही कोई और स्कूल में जितना खर्चा लगता वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल हो। ये वाला पॉइंट एक काम का था। एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल है और अब एम्प्लॉय के बच्चे को छोड़ के किसी और को पढ़ा रहा है, या एम्प्लॉय के बच्चे को भी पढ़ा रहा है, तो दूसरे किसी सिमिलर इंस्टीट्यूट का खर्चा देखेंगे। ठीक है? एम्प्लॉय का अगर रिलेटिव है तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ काम का नहीं है। ये वाला पॉइंट पढ़ा दिए। हाँ, ये वाला पॉइंट में क्या बोला था? अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बॉस का खुद का है तो अमाउंट चार्ज फ्रॉम पब्लिक, और इन एनी अदर केस है तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर। अगर बॉस का ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है तो बॉस को जितना खर्चा लग रहा है उतना एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल, लेकिन अगर बॉस का ट्रांसपोर्ट सिस्टम खुद का है तो फिर अमाउंट चार्ज फ्रॉम पब्लिक फॉर सच फैसिलिटी। पॉइंट क्लियर? जितना पब्लिक से लेते हो उतनी तुम्हारे लिए टैक्सेबल। लेकिन यहाँ पे कैच है, कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम? सर, रेलवे एयरलाइन वाले एम्प्लॉय को ये फ्री है, ये टैक्सेबल नहीं है। तुम रेलवे में जॉब करते हो, रेलवे में टीटी हो, टीटी घूमने जा रहे हो, रेलवे वाले अपने एम्प्लॉइज को टिकट फ्री में देते हैं। एयरलाइन में काम करते हो, इंडिगो में, इंडिगो का अगर एम्प्लॉय इंडिगो में कहीं जाएगा आएगा ऑफिशियल काम से नहीं, वो तो फ्लाइट, अगर वो फ्लाइट में अटेंडेंट है या ट्रेन में टीटी है तो जाएगा ही उस ट्रेन में, उसका बात नहीं हो रहा है। मान लो हम हावड़ा टू दिल्ली वाला ट्रांसपोर्ट रूट में टीटी है, वो तो हम जाएगा ही आएगा। हम हावड़ा से गया मान लो पंजाब घूमने फैमिली को लेके, तो हमको टिकट तो मिलेगा। हाँ, रेलवे एम्प्लॉय को फ्री ट्रैवलिंग है, तो रेलवे और एयरलाइन में काम करते हो तब टैक्सेबल नहीं है। उसके अलावा और कोई ट्रांसपोर्ट मीडियम है जो बॉस के खुद का है, बस ओनर है, बस ओनर, बसेस चलती है उनकी और तुम उसमें काम करते हो, तो जितना सिमिलर पब्लिक से लेते हो उतना ही तुम्हारे लिए टैक्सेबल है। और अगर बॉस का खुद का ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है बट बॉस तुमको अरेंज करके दे रहा है फैसिलिटी, तो जितना एक्चुअल कॉस्ट एम्प्लॉयर को पड़ रहा है वो तुम्हारे लिए टैक्सेबल है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक?